हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। और प्रॉपर्टी में आता है कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी। सबसे पहले बात करेंगे कंग्रुएंट फिगर्स। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर्स, कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, सपोज ये लाइन ले लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं L। इसका एक और कंग्रुएंट फिगर क्या होगा, सेम इसी की तरह अगर कोई लाइन हो जिसका शेप इसी की तरह हो, मतलब लेंथ है, ठीक। एक और फिगर ले लेते हैं स्क्वायर। मान लीजिए इसका लेंथ है a, ठीक, इसका भी लेंथ मान लीजिए a। शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर है, इसलिए बोलेंगे शेप सेम। साइज भी सेम है, ये लेंथ का है, ये भी ये लेंथ का है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर said to be congruent figures if their shape and size both are सेम। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है, दिख रहा है हमको कि स्क्वायर है, सारा एंगल 90 डिग्री का है, कोरस्पोंडिंग एंगल 90 डिग्री का है, दिख रहा है हमको। मतलब शेप सेम है, ठीक। कंग्रुएंसी के लिए साइज भी सेम होना जरूरी है, ठीक ठीक। हम बात करेंगे सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, मतलब टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर said to be similar if their shape are same। यहां पे हमको साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेप सेम हो जाए तो दो ज्योमेट्रिक फिगर्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखते हैं, छोटा लाइन है, बड़ा लाइन है, इसका लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर, इसका मान लेते 2 मीटर। दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, दिख रहा है हमको। कॉन्ग्रुएंट में साइज और शेप दोनों सेम होना था, यहाँ पे साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है। शेप से दोनों लाइन है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं बोथ लाइन आर सिमिलर, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर, एक कैपिटल स्क्वायर, मान लेते हैं 4 मीटर, 2 मीटर, ठीक। यहां से हमको दिख रहा है शेप दोनों का सेम है, शेप से दोनों स्क्वायर है, दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल्स कितना है, 90 डिग्री का। मतलब शेप आर सेम बट साइज डिफरेंट, साइज अलग अलग है। तो बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, ठीक। हमको इस चैप्टर में सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अगर हम बोल दे ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो क्या दिखाई दे रहा है, शेप सेम है, शेप से दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, बट
साइज आर डिफरेंट, ये स्मॉलर साइज का ट्रायंगल है, ये लार्जर साइज का ट्रायंगल, मतलब दोनों कन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता है, वहां पे साइज और शेप दोनों चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेप चाहिए, शेप दोनों का सेम है, शेप से दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, तो हम बोल देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, नोट करिए इतना। नोट कर लिया? अच्छा, मान लेते हैं सारा साइड कितना है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। एंगल तो सेम हो जाएगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है हमको, इसका भी एंगल 60 डिग्री। यहां से हमको क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ साइज वाइज और शेप वाइज सेम है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट, कंग्रुएंसी का साइन ये होता है कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ठीक, बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। एक चीज और, साइज को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो भी ट्रायंगल एबीसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब बोल सकते हैं शेप सेम है, सिर्फ शेप को ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। ये क्या है, सिमिलर, सिमिलरिटी साइन ऑफ सिमिलरिटी, ये 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, यहां से हम बोल सकते हैं टू ट्रायंगल्स, टू congruent figures sign of similarity। Two congruent figures are similar, are always similar, बोल सकते हैं are always similar, हमेशा सिमिलर होगा। टू congruent figures are always similar, मतलब दो congruent फिगर हमेशा सिमिलर होगा। काहे कि कंग्रुएंसी के लिए हमको क्या चाहिए, शेप और साइज दोनों चाहिए, और सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ शेप। तो कंग्रुएंसी में शेप साइज दोनों आ गया, साइज को हम हटा दे, शेप तो है, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल congruent फिगर्स आर सिमिलर। कंग्रुएंट है, सिमिलर भी है, काहे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमको दिख रहा है कि शेप वाइज दोनों स्क्वायर है। ठीक, बट टू सिमिलर figures need not be congruent, लेकिन बट टू सिमिलर फिगर्स, जरूरी नहीं है कि दोनों दो सिमिलर फिगर्स कंग्रुएंट हो। का है यहां पे तो हमको दिख रहा है कि दोनों सिमिलर भी है तो कंग्रुएंट भी है, मतलब सिमिलर फिगर कंग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखते हैं एग्जांपल से। मान लो सारा एंगल इक्वल है 60 डिग्री, 60 डिग्री,
लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ है 2 मीटर। ठीक, यहां से हमको क्या दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बट कॉन्ग्रुएंस है क्या, नहीं, सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस नहीं है। यहां से हम बोल सकते हैं, मान लेते ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी यू, यहां से बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एस टी यू, बट ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी यू। ठीक, बोल सकते हैं, नोट करें। नोट कर लिया। एक और टर्म है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। सिमिलरिटी में ही इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बता देता अलग से। टू ट्रायंगल्स having same corresponding angles, two triangles having same corresponding angles, मतलब दो ट्रायंगल शेप साइज कैसा भी हो, डजंट मैटर। ठीक, सिमिलरिटी का ही केस है। ठीक, मान द ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसके कोरोस्पोंडिंग उस ट्रायंगल में कौन एंगल है, एंगल क्यू, देख के पता लगा। इसके कोरोस्पोंडिंग कौन है, ये, और इसके कोरोस्पोंडिंग ये। मान लेते ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल क्यू 30 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, एंगल क्यू 30 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री। मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गया, तो हमको क्या दिख रहा है कि शेप दोनों ट्रायंगल का सेम है, साइज सेम नहीं है। तो यहां से क्या मिल गया हमको, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये एक सिमिलरिटी का ही केस था। ठीक ठीक, यहां से क्या मिला हमको, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। हमारे सिलेबस में ट्रायंगल के सिमिलरिटी पर ही पढ़ना है। ठीक, तो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया क्या है, पहला कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, दूसरा क्या है, कोरस्पोंडिंग sides are proportional। इतना नोट करें। थेल्स थ्योरम हमको कहता क्या है,
if a line is drawn parallel to one side of triangle intersect its two other sides in distinct points divides the sides in same ratio. सेम रेशियो मतलब फेल्स थ्योरम हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल का ट्रायंगल है ए बी सी, हमसे क्या कहा है कि a line is drawn parallel to one side, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल, इसके पैरेलल सीधा लाइन, दोनों अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लेते हैं इसको डी पॉइंट, इसको ई पॉइंट, ठीक ठीक। अब दिख रहा है BC पैरेलल टू DE, तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कंडीशन तो साइड जो डिवाइड हो गया है AB और AC, डिवाइड हो गया ना AD और BD में, AE और CE में, तो इसका साइड का जो रेशियो होगा डिवीजन, AB जो है डिवाइड कर गया किसमें, AD प्लस BD में, AD प्लस BD में डिवाइड कर गया, मतलब इसका इसके साथ जो रेशियो होगा, इसका इसके साथ जो रेशियो होगा AD बाई BD, वो किसके इक्वल होगा, इस साइड का जो डिवीजन का रेशियो होगा, मतलब AD बाई BD जो होगा AE बाई EC के इक्वल होगा, इसी, तुमको यही प्रूव करना है, ठीक, इतना नोट कर पहले। नोट कर लिया? A B C D L, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ध्यान दे, प्रूफ करने वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा 9th क्लास में भी आ चुका है, तो उसमें एक पैटर्न था, प्रोसेस था जिसको फॉलो करते थे, उसी पे मार्क्स भी मिलता है बोर्ड में, ठीक। पहले प्रूफ करने वाला कुछ भी क्वेश्चन दे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, यही प्रूफ करना है, ठीक। अगर प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, शॉर्टकट में कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, इसमें BE को ज्वाइन कर देंगे, उसी तरह CD को ज्वाइन कर देंगे, ठीक।
ठीक। और इस छोटा सा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADE AE पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। मान लेते इसको M, इसको मान लेते N। ठीक ठीक। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या किया आपने से, ज्वाइन BE एंड CD। और क्या किया है, DM परपेंडिकुलर टू AE, और क्या किया है, EN परपेंडिकुलर टू AD, EN AD। इतना सारा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक। ठीक, अब दिख रहा है परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। प्रूफ सबसे पहले हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल को अलग बनाते हैं एक तरह से, ADE। यहां पे हमको एक परपेंडिकुलर ये है एंड, तो हम बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक। एरिया को हम इसे लिखेंगे आपसे, एरिया ट्रायंगल ADE। ठीक, शॉर्टकट में इक्वल टू हाफ बेस। अगर इसमें अगर परपेंडिकुलर को कंसीडर करें, EN जो परपेंडिकुलर है किस बेस पे है, तो AD पे, तो हम लिखेंगे AD इंटू हाइट क्या है, EN। ठीक, या इसमें एक और परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है DM M। तो हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एक तरह से और लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस। इस परपेंडिकुलर के लिए बेस कौन हो गया, AE, यानी कि हम बेस AE इंटू DM लिख सकते हैं। दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया है। ठीक, मान लेते हैं क्वेश्चन 1। ठीक, इतना नोट करें, नोट कर लिया, इसको मिटा देता है। हमें मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हाफ इंटू AD इंटू EN इक्वल टू, ये भी इसी का एरिया है, यानी कि हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक, अब इस ट्रायंगल में BED एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको ऐसा,
दिख रहा है हमको एक ट्रायंगल बी डी ई, दिख रहा है। अगर इसका एरिया निकालने का बात करें तो हमको इसका परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। गौर से देखें EN को, EN क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। मतलब हमको क्या दिख रहा है, EN जो है परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, इस लाइन पे। BD जो लाइन है इसी पे तो परपेंडिकुलर है। अगर हम यहां तक का ट्रायंगल ले तो यही तो इस ट्रायंगल का हाइट होगा, यही तो इस ट्रायंगल का हाइट होगा। पैरेलली शिफ्ट कर दिए हैं तो हमको दिख गया कि बेस अगर BD लेते हैं इस ट्रायंगल में, बेस अगर BD लेते हैं इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर का रोल होगा वो इसका होगा, EN का। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस कौन, बेस BD। इसी लाइन को आगे हम अगर बढ़ा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि EN जो है BD पर ही तो परपेंडिकुलर है। तो हम लिख देंगे बेस BD इंटू EN परपेंडिकुलर, ठीक। उसी तरह इस ट्रायंगल का एरिया देखते हैं CDE, CDE एरिया ट्रायंगल CD हाफ इंटू, इस ट्रायंगल में देखें गौर से, अगर इस लाइन को हम आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमको दिख रहा है कि DM जो है इसी लाइन का तो परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, DM। तो हम लिख सकते हैं बेस CE इंटू परपेंडिकुलर क्या, हाइट DM। इसको ये दोनों को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान चुके थे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। डिवाइडिंग इन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3 हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय इक्वेशन 3 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या मिला हमको, हाफ इंटू AD इंटू EN। इक्वेशन 1 में था हाफ इंटू AD इंटू EN, इक्वेशन 3 में क्या है, हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक, हाफ से हाफ मर गया, EN से EN कट गया, बचा क्या, AD बाई BD बचा। इसको मानते हैं इक्वेशन 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, हाफ इंटू AE इंटू DM बाई इक्वेशन 4। देखते हैं उसको, इक्वेशन 2 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय इक्वेशन 4 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक। इक्वल टू लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 में क्या था, हाफ इंटू AE इंटू DM, AE इंटू DM बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या था, हाफ इंटू CE इंटू DM, हाफ इंटू CE इंटू DM,
हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, बचा क्या, ए ई बाई सी ई। इसको मानते हैं इक्वेशन 6। इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया। रिजल्ट क्या मिला हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, क्या मिला हमको, एडी बाई बीडी, इक्वेशन 5। ठीक, दोनों एरिया का रेशियो मिल गया हमको। अच्छा, यहां से क्या मिला हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल टू क्या मिला हमको, एई बाई सीई, इक्वेशन 6। अब यहां से देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई तो ठीक है, बराबर है दोनों। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई में डिस्कशन करते हैं। ठीक, डी ई बी सी, देखिए गौर से, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी डी ई, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है डीई वो सेम है। ठीक, क्लास 9th में पढ़े थे, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, दो ट्रायंगल अगर उसका बेस सेम हो तो देन देयर एरिया आर सेम। क्लास 9th में पढ़े थे, तो हम यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, बोल सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इन इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6, क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू एडी बाई बी डी डिवाइडेड बाय ए ई बाई सी ई। ठीक, इसको मिटा दे। यहां से हम इसको लिख सकता हूं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल बी डी ई इंटू डिवाइड, फ्रैक्शन वाला डिवाइड को अगर इंटू में चेंज कर देते तो क्या हो जाता था, उलट के ऊपर लिख देते थे, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इंटू
एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू ए डी बाई बी डी। इसको उलट के लिख सकते हैं हम लोग ए ई बाई सी ई, ठीक लिख सकते हैं। यहां से हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कट गया, और गौर से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई दोनों इक्वल है, ठीक। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई सी डी ई को बी डी ई लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, कुछ भी लिखे, या फिर इसको सी डी ई लिख दे या फिर इसको बी डी ई लिख दे तो कट जाएगा, कहा कि दोनों इक्वल था। इधर क्या बचा 1, उधर कितना बचा ए डी बाई बी डी इंटू ए सी बाई सी ई बचा। कोई एक को इधर भेज देते हैं, ठीक। अगर ये इधर आएगा तो सी ई ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा, ठीक। यहां से क्या आएगा सी ई, ये ऊपर जाएगा, यहाँ गलती लिख दी है, सी ई सॉरी सी ई बाई ए ई, ठीक है, सी ई बाई ए ई। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ए डी बाई बी डी पहले से था इंटू सी ई ऊपर जाएगा बाई ए ई, अब सही है सी ई बाई ए ई, ठीक ठीक। यहां से इसको इधर भेजते हैं, इस पूरे टर्म को इधर भेजते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए ई बाई सी ई इक्वल टू ए डी बाई बी डी। यही हमको प्रूव करना था। टू प्रूव में हम ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव में हम यही लिखे थे ए ई बाई सी ई इक्वल टू ए डी बाई बी डी। प्रूव हो गया कि अगर कोई लाइन जो कि थर्ड ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल हो तो उसका दोनों साइड जिसको वो इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन, उसका रेशियो क्या होगा इक्वल। ए डी बाई बी डी इक्वल है किसके, ए ई बाई सी ई के। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक। नोट करें, नोट कर लिया। हमको मिल गया क्या, ट्रायंगल का सिमिलरिटी मिल गया, साइड का प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, ठीक। क्या लिखे हैं, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इतना तो हमको प्रूव करके आया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बाय एडिंग 1 बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, ए डी बाई बी डी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1 ए डी एलसीएम वाला ऐड प्लस बी डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई प्लस सी ई बाई सी ई। एलसीएम वाला ऐड किया है, गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में ए डी प्लस बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए बी टोटल लेंथ बाई बी डी इक्वल टू ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ए सी बाई सी ई। यहां से क्या मिला हमको,
ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ए सी बाई सी मिला। इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसको रिवर्स कर दिया और इसको भी रिवर्स कर दिया तो बी इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं बी डी बाई ए बी इक्वल टू सी ई बाई ए बी। ठीक, मतलब अगर कोई लाइन ऐसे डिवाइड कर दे इस केस में, तो टोटल लेंथ बाय दिस लेंथ का रेशियो, टोटल लेंथ बाय दिस लेंथ का रेशियो सेम होगा। ठीक, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इसको इतना नोट करें पहले, नोट कर लिया। थेल्स थ्योरम में अभी तक क्या मिला हमको, अगर कोई लाइन थर्ड लाइन किसी भी साइड के पैरेलल हो और दो साइड को इंटरसेक्ट करे तो उसका रेशियो, डिवाइड करने का रेशियो सेम होगा दोनों लाइन का। एक रिजल्ट और भी आया था, क्या, टोटल लेंथ बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी। दो रिजल्ट आया अभी हमको, एक रिजल्ट और आएगा, इसको उलट सकते हैं, बी डी बाई ए डी लिख सकते हैं इसको। ठीक, इक्वल टू, इसको भी उलटना पड़ेगा, सी ई बाई ए। अब क्या करता, अब दोनों तरफ वन ऐड कर देता, तो क्या मिलेगा हमको, बी डी बाई ए डी प्लस वन इक्वल टू सी ई बाई ए ई प्लस वन इक्वल टू बी डी प्लस ए डी बाई ए डी इक्वल टू सी ई प्लस ए ई बाई ए ई। यहां से क्या मिला हमको, बी डी प्लस ए डी पूरा लेंथ ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी टोटल लेंथ ए सी बाई ए ई। मतलब एक और नया रिजल्ट मिला हमको, न्यू रिजल्ट, ए बी बाई ए डी, मतलब टोटल लेंथ बाई दिस लेंथ, टोटल लेंथ बाई दिस लेंथ आर प्रोपोर्शनल। ठीक, नोट करें इसको, इसका उल्टा भी सही होगा, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये भी सही होगा, इसका रिवर्स